क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। सबसे पहले खबर राजस्थान से। राजस्थान के बीकानेर में बदमाशों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं रह गया और वो पुलिस वालों को ही निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। दरअसल गाड़ियों की चेकिंग के दौरान कार चला रहे शख्स ने होमगार्ड को धक्का मार दिया। यही नहीं, जवान बोनट पर अटक गया तो गाड़ी चलाता रहा। इस मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। घटना के बाद पीड़ित जवान ने बताया कि 19 सितंबर की शाम गंगानगर सर्कल के पास ड्यूटी के दौरान उन्होंने गाड़ी को रुकवाया, जिसके बाद पहले तो गाड़ी रुकी, फिर ड्राइवर ने गाड़ी को भगाना शुरू किया और वो गाड़ी की बोनट पर लटक गए। काफी देर तक जवान को घसीटा गया, फिर उसे दीनदयाल सर्कल पर ले जाकर गिरा दिया गया। पूरी घटना में जवान को गंभीर चोटें लगी हैं और अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी ड्राइवर फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। खबर राजस्थान से ही। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दो युवकों ने बंदूक की नोक पर लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लड़की के परिजनों ने आरोपी को बंधक बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दूसरे आरोपी की तलाश शुरू कर दिया। इसमें आरोप है कि दो लड़के उस लड़की के पास दुष्कर्म करने की नीयत से आए। जाग होने पर उनमें से एक को पकड़ करके पुलिस को हैंडओवर कर दिया। इस संबंध में पुलिस थाना बसेड़ी पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है। जो दोनों आरोपी हैं उनको दस्तयाब किया गया, जिनसे अनुसंधान करके अग्रिम कार्रवाई। इस घटना के बाद लड़की ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और सुसाइड कर लिया। हर्षा कुमारी सिंह है इस मामले पर ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं। हर्षा, इसी शो में कल भी हम लोग बात कर रहे थे जब एक गैंग रेप का मामला सामने आया था राजस्थान से। एक और मामला सामने आया है। आखिर पुलिस कर क्या रही है? देखिए, ये जो मामले हैं राजस्थान में बहुत ज्यादा इनका प्रचलन है और राजस्थान में जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है उसका काफी बुरा रिकॉर्ड है। अब ऐसे मामले में जो कल हमने बात करी थी तिजारा में वीडियो बना के अपलोड करना, वो एक तरह का मोडस ऑपरेंडी था। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 20-22 साल के लड़के 14 साल की लड़की के साथ उन्होंने पिता के एफआईआर के मुताबिक गैंग रेप किया और वो भी इसकी नोक पर गन पॉइंट पे उन्होंने गैंग रेप किया है, कोई देसी कट्टा दिखाकर। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। दोनों लड़के जो हैं, दोनों आरोपी जो हैं उनके हिरासत में हैं। पुलिस चाह रही है कि जो बहुत अहम सबूत मान रहे हैं, जो लड़की के परिवार का आरोप है कि उन्होंने देसी कट्टा यूज किया था, तो वो अगर बरामद हो जाए तो वो एक अहम सबूत उनके लिए माना जाएगा। दूसरी बात, उनको थोड़ा सा इसमें यह भी लग रहा है कि वो लोग रात को लड़की के कमरे में किस तरह से घुस गए, तो इसको लेकर उनको थोड़ा सा पुलिस एक तरह से वो क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो कर रही है। दूसरी बात, अबैटमेंट टू सुसाइड का मामला तो बनता ही है, क्योंकि फैमिली ने लड़के को वहां पर पकड़ लिया था, वो मौके पे ही मौजूद था, उसको पकड़ लिया था और लड़की ने उसके बाद ही सुसाइड कर लिया। इन्होंने ये घटना करीब रात के 12 बजे की है। 7 बजे सुबह पूरा ये जो मामला है दर्ज हुआ था और जो आरोपी था वो पूरे टाइम फैमिली की गिरफ्त में ही था तब तक। तो थोड़ा बहुत जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस दिशा में ले जाता है ये देखना आगे है, लेकिन फिलहाल जो केस है वो रेप का दर्ज हो गया है, अबैटमेंट टू सुसाइड का दर्ज हो गया है और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हो गया है। जी, सिर्फ एक लाइन में हर्षा जवाब चाहेंगे। अभी आपने बताया कि क्या दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं? क्योंकि अभी तक जानकारी थी कि सिर्फ एक पकड़ा गया है। नहीं, देखिए दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं और दूसरा वाला जो है उसके खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज हुआ है। शुक्रिया हर्षा इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने फिर से श्रुति मोदी और जया साहा को समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया और उनसे पूछताछ हो रही है। कल इन दोनों से 4 घंटे पूछताछ हुई थी। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान कुछ नाम सामने आए हैं। ऐसे में आज फिर पूछताछ की जा रही है। श्रुति मोदी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर थी, जबकि जया साहा टैलेंट मैनेजर रही। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के फोन से जो ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप चैट रिट्रीव कराया था, उसमें जया साहा और रिया के बीच एक बातचीत है जिसमें श्रुति मोदी का भी जिक्र है। ड्रग्स चैट के आधार पर ही एनसीबी अभी तक रिया चक्रवर्ती समेत 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जया साहा श्रुति मोदी से इससे पहले ईडी और सीबीआई पूछताछ कर चुकी। सुनील सिंह हैं हमारे साथ इस मामले में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, ताजा अपडेट बताएं।
शारिक देखिए, आज पूछताछ का बहुत अहम दिन बताया जा रहा है, खास करके 15/20 वाले केस में, जिसमें कि कल से शुरुआत हुई है। ये वो गेस्ट हाउस है ताजमहल होटल के पास में, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का, जहां पर कि दूसरी मंजिल पर पूछताछ चल रही है। फिलहाल सिर्फ जया साहा यहाँ पर आई हुई हैं, जो कि टैलेंट मैनेजर हैं, और जिनका से पूछताछ इसके पहले कल भी हुई थी 4 घंटे, और जिसके चैट में ड्रग से जुड़ी बातों में जो रिया चक्रवर्ती के साथ जिनका चैट पाया गया है वो है। लेकिन जया साहा के फ़ोन से भी कुछ चैट रिट्राइव किए गए हैं जो कि ड्रग से जुड़े हुए हैं, और वो एक बड़ा पिटारा खोलते हुए दिख रहे हैं, खास करके बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट में। तो कुछ और बड़े अहम नाम आ सकते हैं। आज दरअसल कुल 4 लोगों को यहाँ पर तलब किया गया है, जिसमें कि श्रुति मोदी भी हैं, लेकिन वो भी यहाँ तक पहुँची नहीं है। करिश्मा प्रकाश और ध्रुव, जो कि टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो दोनों भी नहीं आए। सिर्फ फिलहाल जया साहा है जिनसे कि फिलहाल यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। सुनील, आप हमारे साथ बने रहें। अभिनेत्री कंगना रनौत से जुड़ी खबर है, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। तो फिलहाल उस पर अपडेट देते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस को अवैध बताते हुए 9 सितंबर को बीएमसी ने उसे तोड़ डाला था। इस मामले में मुंबई हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। कल की सुनवाई में कंगना ने इमारत में ढांचागत बदलाव की बात को सिरे से खारिज कर दिया था। अपने हलफनामे में कंगना ने कहा कि ना तो ऑफिस में कोई ढांचागत बदलाव किया गया था और ना ही उसकी मरम्मत करवाई गई थी। कंगना ने इस मामले में बीएमसी से हर्जाने के तौर पर 2 करोड़ की मांग की है। कंगना ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे नोटिस का जवाब देने के लिए महज 24 घंटे का वक्त दिया गया। वहीं बीएमसी की अपनी दलील है। उसने कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा, अभिनेत्री कंगना ने बीएमसी की इजाजत के बिना बंगले में बड़ा ढांचागत बदलाव किया। बीएमसी ने अदालत को बताया कि उसने केवल पुनर्निर्माण को गिराकर कानून का पालन किया है। बीएमसी ने यह भी कहा है कि कंगना की याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और कार्रवाई से पहले नोटिस भेजकर उन्हें जवाब देने के लिए पर्याप्त वक्त दिया गया था। सुनील सिंह हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। सुनील, कंगना का यह दावा कि उन्हें 24 घंटे का ही वक्त मिला, इसमें कितना दम है और यह सुनवाई कितने बजे शुरू होगी? देखिए, ये बात तो सही है कि कंगना जो दावा कर रही है कि उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं दिया गया, जबकि बगल में ही मनीष मल्होत्रा जो कि हैं, उनकी ऑफिस है, उसमें भी नोटिस दी गई थी, लेकिन उनको 7 दिन का वक्त दिया गया। तो ये तर्क जरूर रखा गया है। लेकिन फिलहाल सुनवाई जो है आज 3 बजे का समय तय किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिसमें सुनवाई होगी। दोनों ही पक्षों ने, बीएमसी ने और कंगना के वकीलों ने अपनी लिखित जवाब वहां पर दे दिया है, जिसमें कि 2 करोड़ रुपए का हर्जाना भी कंगना की तरफ से मांगा गया है। और बीएमसी ने भी बताया है कि किस किस तरह के अवैध काम उसमें किए गए थे और किस तरह उन्हें बताया गया था, उनसे जवाब भी मांगा गया था, लेकिन समय पर जवाब नहीं दिया उन्होंने, इसलिए कानून ने उसे तोड़ना पड़ा। लेकिन आज जो है वकील जो है दोनों के दलीलें रखेंगे, उसके बाद जो है बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। तो आज सुनवाई शुरू होगी 3 बजे, और सुनवाई लंबी चलेगी ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि मामला बहुत ही पेचीदा बन चुका है और काफ़ी पन्नों का जो जवाब दिया गया है, तो सभी कुछ अपने दलीलें अपने अपने पक्ष में रखेंगे। शुरुआत हुआ था कंगना रनौत और संजय राउत के बयानबाजी से, जिस विवाद की शुरुआत हुई थी उसका अंत माना जा रहा है कि कंगना के ऑफिस तोड़कर दिया गया। इसीलिए इससे पूरा तरह से कंगना का जो दावा है कि सिर्फ उन पर दबाव बनाने के लिए ही इस तरह से बीएमसी ने एक तरफा कार्रवाई की है, ये दलील है कंगना की तरफ से। लेकिन बीएमसी को जिस तरह से फटकार कोर्ट से उस वक्त लगी थी सुनील, और अगर हम मुंबई का जिक्र करें तो आधी कंस्ट्रक्शन पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवैध तो रहा होगा। ऐसे में इतनी त्वरित कार्रवाई अगर कंगना के घर पे और उनके ऑफिस पे की गई तो वो भी सवाल तो खड़े करता ही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई अवैध नहीं रहा होगा। अवैध कुछ चीज़ें बनी गई थी, जिसमें 14 पॉइंट उन्होंने बताए थे, जिसमें कि जो है कि टॉयलेट से लेके किचन रूम से डाइनिंग रूम से कई चीज़ें, सीढ़ियाँ, सब कुछ गिनाया गया था। वक्त सवाल सिर्फ इस बात का था कि उस समय कंगना मुंबई शहर में नहीं थी और वो मुंबई के बाहर थी, तो ये दलील दी गई थी। और इसीलिए जो एक बीएमसी कार्रवाई पर सवाल उठा था कि जब मालिक घर पर नहीं है तब उस समय इस तरह की कार्रवाई आनंद फानंद में करने की क्या आवश्यकता थी, रुका जा सकता था, यह समय क्यों नहीं दिया गया। इसी मामले में बीएमसी को तब कोर्ट ने भी एक तरह से फटकार लगाई थी और फिर स्टे मिल गया था पूरे मामले में, तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक देनी पड़ी थी। लेकिन अब जो सुनवाई होगी वो पूरे मेरिट के आधार पर होगी, कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगी, जिसपे कि दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे और उसके बाद ही बॉम्बे हाईकोर्ट कुछ फैसला सुना पाएगी। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप उस वक्त कोर्ट में मौजूद होंगे, जैसे ही कोई अपडेट आता है वो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इस शो में अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे कहां से हुआ ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़। बने रहिए हमारे साथ।
और अब खबर मध्य प्रदेश से। अस्पताल की लापरवाही की कई तस्वीरें लगातार आती रही हैं जो सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एक और शर्मसार करने वाली तस्वीर इंदौर से आई है। ये तस्वीरें लापरवाही की हैं और डराने वाली हैं। कोविड से जिंदगी की लड़ाई हारे 87 साल के शख्स के कई अंग चूहों ने कुतर डाले। इंदौर के यूनिक अस्पताल में कोरोना के पीड़ित 87 साल के बुजुर्ग नवींद्र चंद जैन की मौत हो गई। इसके बाद बॉडी बैग में पैक करके शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। शव को जब खोलकर देखने पर चूहों के कतरने के निशान मिले। अस्पताल की लापरवाही की वजह से चेहरे, आंख, कान और पैर के हिस्सों को चूहों ने कुतर डाला था। और इस बेहद शर्मनाक मामले में मृतक के परिजनों ने जब अस्पताल प्रबंधन से बात की तो वो माफी मांगने लगे। गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं आपसे। भैया मेरा फादर की ये कंडीशन नहीं थी। मैं आप लाखों रुपए ले रहे हैं तो क्या इस चीज के ले रहे हैं? वापस कर देंगे, आपको बोल दिया। अरे आपके पास से सहमत है सर, लेकिन हमने भी कोई जान करके तो क्या कर सकता हूँ? आप माफ कर दो। आपके हाथ में तो बोलो, यहाँ पे कमिश्नर लेवल के अधिकारी बात करेंगे। ये बाबूजी की डेड बॉडी को चूहे खा गए यहाँ 4 घंटे में यूनिक हॉस्पिटल में, और जबरदस्त रूप से विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। मीडिया तो आ गई है, कुछ और आ रही है, और थाने पे से भी हाथ में हमें। लेकिन आप बोलो उनको कि ये थोड़ा ऊपर लेवल पे फटाफट आके यहाँ करे कुछ भी, जो भी करना। हाँ, 2 मिनट में मेरे को जवाब चाहिए। मैं यहीं खड़ा हूँ नीमा साहब के सामने। कर्नाटक पुलिस ने 2008 में बेंगलुरु में हुए सीरियल ब्लास्ट के एक आरोपी को केरल से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम शोएब है और वो 2008 धमाकों के बाद से ही फरार चल रहा था। एंटी टेररिस्ट सेल के 2 ऑफिसर आरोपी को गिरफ्तार करने बेंगलुरु से केरल गए थे। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम संदीप पाटिल ने बताया कि उसकी तलाश लंबे वक्त से थी और आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। 25 जुलाई 2008 को बेंगलुरु शहर के अलग अलग हिस्सों पर 9 धमाके हुए थे, जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी और 8 लोग घायल हुए थे। और अब वक्त क्राइम न्यूज रैप का है। उत्तरी दिल्ली की साइबर सेल ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने इंस्टाग्राम पर लड़की के नाम से प्रोफाइल बना रखा था, फिर उन लड़कियों को मैसेज भेजता था जो मॉडलिंग की चाहत रखती थी। उन्हें अच्छी वेब सीरीज में रोल दिलाने का वादा कर उसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पर मंगवाता था, फिर लड़कियों से मिलने के लिए कहता था। जब वो मना करती थी तो उनकी पर्सनल फोटो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर उनकी दोस्तों को भेज देता था। पुलिस ने उसकी जानकारी इंस्टाग्राम से निकाली और उसे दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम मामचंद है और उसने राशि गोयल के नाम से नकली प्रोफाइल बना रखा था। आरोपी ने बताया वो कभी किसी लड़के से नहीं मिला, वो बस उन्हें परेशान करता था। उसकी मोबाइल से लड़कियों की अश्लील फोटो भी मिली। दिल्ली पुलिस की आर्थिक शाखा ने राकेश सिंह नाम के एक ठग को गिरफ्तार किया जो खुद को अनाज का बड़ा निर्यातक बताकर बैंकों और लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। आरोपी ने 2015 में जियो एग्रो प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई थी। इसी के जरिए वो ठगी की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी राकेश ने रांची के बिरला इंस्टीट्यूट से बीटेक किया है। उसके बाद उसने कई कंपनियां खोली और खुद को अनाज का निर्यातक बताया। लोगों से अनाज लेकर उन्हें पैसे नहीं देता था। इस मामले में बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सीबीआई ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को 1400 करोड़ का चूना लगाने के आरोप में मशहूर कंपनी क्वालिटी लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 8 जगहों पर छापेमारी की। छापा दिल्ली, बुलंदशहर, सहारनपुर, अजमेर और पलवल में निजी कंपनी और आरोपियों के ठिकाने पर मारा गया। छापे के दौरान अहम दस्तावेज मिलने का दावा किया गया है। सीबीआई के प्रवक्ता आर के गौड़ ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीआई से शिकायत की थी कि दिल्ली स्थित एक निजी कंपनी क्वालिटी लिमिटेड ने अपने निदेशकों और अन्य लोगों के साथ मिलकर बैंक को 1400 करोड़ का चूना लगाया। इन बैंकों में कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, सिंडिकेट बैंक शामिल हैं। यूपी के गोरखपुर जिले में बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी, जिनमें एक शख्स की मौत हो गई, दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है।
यूपी के हरदोई में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने झारखंड से लाई जा रही ड्रग्स को बरामद किया। पुलिस ने 10 किलोग्राम से ज्यादा ड्रग्स जब्त की है। ये झारखंड से लाई जा रही थी और बरेली पहुंचानी थी। इस बीच यूपी पुलिस को ड्रग्स तस्करी की खबर मिली और हरदोई में छापेमारी के दौरान गाड़ी से ये नशीला पदार्थ बरामद किया गया। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि झारखंड से पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और यूपी के कुछ हिस्सों में ड्रग्स की तस्करी होती रही है। फिलहाल इस मामले की जांच अब एनसीबी को सौंप दी गई है। पुणे पुलिस ने अवैध हथियारों के गोरख धंधे में लगे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 18 देसी तमंचे और 27 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने कार्रवाई फुरसुंगी इलाके में की। तो आज के शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।